याद होगा पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड स्टेट शुरू किए थे, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जस्ट बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम सॉलिड कहते किसको हैं। हमने कहा था सॉलिड वो होंगे जिनका अपना एक निश्चित शेप होगा, एक डेफिनेट शेप होगा और एक डेफिनेट उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। क्लियर है? हर सॉलिड का अपना एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए पेन की बात कर लें तो पेन हमारा क्या है, सॉलिड है, तो स्वाभाविक है इसका अपना एक वॉल्यूम, अपना एक शेप है ही, और अगर शेप है तो इसका अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा ही होगा। हमने कहा था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स गिवन स्पेस में सबसे ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पार्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा पार्टिकल पाए जाते हैं कहां पे, सॉलिड के केस में पाए जाते हैं। और अगर पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा, पार्टिकल सबसे ज्यादा होगा तो इन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। मान लो अगर पार्टिकल कम है, जैसे याद करो गैस में बताए थे, तो पार्टिकल बहुत कम होता है गिवन स्पेस में, तो पार्टिकल कम होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ये तो बात समझ में आ रहा है। और अगर पार्टिकल के बीच का स्पेस अगर कम हुआ, पार्टिकल के बीच का स्पेस अगर कम होगा तो क्या होगा, स्पेस अगर कम होगा तो इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। समझ में आ रहा है बात? पार्टिकल दूर होंगे, अगर ये पार्टिकल देखो दूर है तो अट्रैक्शन ना के बराबर होगा। पार्टिकल एक दूसरे से फ्री होंगे, पार्टिकल अगर फ्री होंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मोशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर पार्टिकल, क्योंकि एक गिवन स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल है, उनके बीच का स्पेस कम है, स्पेस कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा लगेगा तो पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, टाइटली बंधे होंगे, और बंधे होंगे तो वो पार्टिकल आसानी से इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। मतलब सॉलिड पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मोशन नेग्लिजिबल होता है। क्लियर है? अब सोचो, ना तो ये मूव नहीं कर रहे, टाइटली बंधे हुए हैं, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट के साथ है, इसका मतलब है कि ये हमारे क्या होंगे, हार्ड होंगे। अगर पार्टिकल इधर उधर मूव करता, अगर जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से इधर उधर मूव कर जाते तो क्या होता, उनके मूव करने के कारण से क्या होगा, वो मतलब स्ट्रेच हो सकते हैं, मतलब उनका जो शेप चेंजिंग का चांसेस बना रह सकता है। लेकिन क्योंकि ये टाइटली बंधे हुए हैं तो ये क्या होंगे, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, ये नॉन इलास्टिक होंगे। बंधे हैं तो उनको हम स्ट्रेच और स्ट्रेन कब होगा, जब पार्टिकल को दूर जाने और नजदीक आने की टेंडेंसी होगी। लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये टाइटली बंधे हुए हैं तो इसके पार्टिकल नॉन इलास्टिक होंगे, नॉन कंप्रेसिबल होंगे, और ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होंगे इनके पास। इसके बाद हमने कहा था क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा है गिवन स्पेस में, तो इस कारण से पार्टिकल ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, और मास बाई वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो मास ज्यादा होगा तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी हमेशा करस्पॉन्डिंग लिक्विड और गैस से ज्यादा होती है। इतना बात हम लोग डिस्कस किए थे। हमने कहा था ये सॉलिड लिक्विड गैस है क्या, मैटर के 3 स्टेट हैं। हर मैटर, कोई भी मैटर है वो अपने इन 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर हम बाहर से फिजिकल फोर्स लगाते हैं उस मैटर के ऊपर तो उस फिजिकल फोर्स के कारण से वो मैटर तीनों स्टेट में आसानी से इंटरचेंज कर सकता है। मतलब सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस लिक्विड में, और लिक्विड सॉलिड में आसानी से इंटरचेंज कर सकता है। अगर जितना फोर्स लगाना है उतना हम लगा देते हैं। तो जैसे आइस ही है तो सॉलिड फॉर्म में है, हम उसको हीट करेंगे तो मेल्ट करके पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वाटर का ये 3 स्टेट हो गया। तीनों का चेंजिंग करने का मतलब ओवरऑल क्या है कि अगर सॉलिड जब आइस फॉर्मेट में है तो पार्टिकल कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होंगे, हीट करेंगे पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ेगा, दूर जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और हीट करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मोशन और बढ़ेगा,
मॉलिक्यूल और दूर जाएंगे और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा जाएंगे तो अगर एक लिक्विड है तो लिक्विड अगर मान लो ये लिक्विड है और लिक्विड से हम सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्वाभाविक है इसको हम क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। तो ठंडा करने, उसको फ्रीज करने का मतलब क्या है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। कूलिंग ऑफ लिक्विड बोले तो उसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करना मतलब उनके मॉलिक्यूलर मोशन को हम घटा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मोशन घट जाएगा तो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने जाते वक्त लास्ट यही बात डिस्कस किए थे कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को ठंडा करने से ही सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। मींस सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, यादों का जाते वक्त हमने इस बात का जिक्र किया था और हमने कहा था कि सॉलिड का जो फॉर्मेशन है, सॉलिड्स आर, ऑल सॉलिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कूलिंग ऑफ लिक्विड। हमने कहा था कि लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात यहां पे यह है कि हम कूलिंग कर कैसे रहे हैं, समझना। अब यही से इस चैप्टर का तुम्हारा ओरिजिन होता है, चैप्टर का शुरुआत यहीं से होगा कि हम लिक्विड अल्टीमेटली हमको सॉलिड बनाना है, यही ना कर रहा है। तो सॉलिड बनाना है का मतलब क्या है, उनके स्पेस को कम कर देना है। कैसे उस स्पेस को कम किए उससे मतलब नहीं है। अगर स्पेस कम हो गया, मॉलिक्यूलर मोशन कम हो गया तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो समझ पा रहे। अब इनके स्पेस को घटाने का, जैसे हमने कहा ये लिक्विड है, देखो इसको, ये लिक्विड है, ठीक है। अब इसको हम कूल किए और कूल करके इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, सॉलिड में। तो कूल करने का मतलब ही यही हुआ कि कूलिंग का मतलब है कि इनके इंटरमोलिकुलर स्पेस को घटा देना। ठीक है, अब बात यह है कि ये कूलिंग हम कर कैसे रहे हैं, समझ में आ रही बात। तो कूलिंग का हमारा दो तरीका होगा, या तो हम उसको अचानक से ठंडा कर दें, यही ना दो ऑप्शन हो सकता है। या तो ये कूलिंग जो है ये हमने इमीडिएट कूलिंग कर दिया, हमने इंस्टेंट कूलिंग, हमने उठाया उस लिक्विड को और अचानक से हम लोएस्ट टेम्परेचर पे ले जाके डाल दिए, वो सॉलिडिफाई कर गया। या दूसरा, हम उसको कूल कर रहे थे तो उसको हम धीरे धीरे ठंडा करेंगे। दोनों बात समझ में आ रहा है, दोनों लाइन समझ में आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, एक या तो हमने सडन कूलिंग किया और या तो हमने स्टेडी स्टेट में कूलिंग किया। कूलिंग किया, स्पेस घटा, सॉलिड तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब इस अचानक कूलिंग और धीरे धीरे कूल करने से क्या चेंजिंग हुआ, क्या डिफरेंस रहा, इस बात को थोड़ा समझो। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम का, गौर से सुनना जो एग्जांपल दे रहा है, मान लो एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठने की कैपेसिटी है। ठीक है, 50 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी और 50 का रोल नंबर दिया हुआ है और उस बच्चे को उसका रोल नंबर पता है कि भाई ये रोल नंबर का सीटिंग अरेंजमेंट ये है, इस रोल नंबर का सीटिंग अरेंजमेंट ये है और वैसे ही आपको बैठना है। समझ में आ रही बात। हर स्टूडेंट को रोल नंबर दिया गया है, हर स्टूडेंट को उसका रोल नंबर के अनुसार से उसका पोजीशन दे दिया गया है। तो स्वाभाविक है, और बच्चे को यह बता दिया गया है कि भाई 4 बजे से क्लास शुरू होगा, 4 बजे से 10 मिनट पहले आपको आके क्लास में बैठ जाना है और सर क्लास में 4 बजे से आके क्लास शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो बच्चे के दिमाग में यह चीज फीड होगा, सब कुछ क्लियर है कि उसके पास क्या है, उसका आई कार्ड है, उसका नंबर है, पोजीशन है, बच्चे के पास टाइम है, सर इतने बजे आके क्लास शुरू करेंगे। सब बच्चा आके अपने 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 जगह पे आसानी से बैठ जाएगा। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बोलेंगे रोल नंबर 20, तो उनको पता है कि रोल नंबर 20 उधर बैठा है, वो उधर ही देखेंगे और उधर से ही बच्चा उठेगा। बात सबको समझ में आ रहा है।
ये क्यों हुआ? सब कुछ सिस्टमेटिक हुआ क्योंकि स्टूडेंट के पास सफिशिएंट टाइम था अपने आप को अपने पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके बैठने का। ये बात सबको समझ में है? अब इसको ऐसे समझो, हमने क्या किया, हमने नंबर सब कुछ दे रखा है, सब कुछ कर दिया, और हम बच्चे बाहर खड़े हैं और हमने कहा कि सर क्लास आके शुरू कर दिए हैं, जाके बैठ जाओ। समझ में आ रहा? टीचर आके क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चे को बोला गया जल्दी से जाके बैठ जाओ, तो क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो दो ऑप्शन, या तो क्लास छूटेगा, सिस्टमेटिक अरेंज करने बैठने के चक्कर में क्लास छोड़ देगा, और नहीं तो जिसको जहां जगह मिलेगा वहां जाके बैठ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्लास तो वहां भी चलेगा, आप बोलेंगे रोल नंबर 20 उधर देखने, पता चला इधर से खड़ा हो रहा है। समझ आ रहा ना? रोल नंबर 1 इधर देखो तो पता चला इधर से खड़ा हो रहा है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? क्लासेस वहां भी चल रहे हैं, क्लासेस यहां भी चल रहे हैं। अंतर क्या है? एक समय बच्चे को सफिशिएंट टाइम मिला कि वो अपने आप को सिस्टमेटिक पैटर्न पे अरेंज कर लिया, और करने का कारण रहा उनके पास सफिशिएंट टाइम का मिलना। सिंपल है। दूसरा, स्टूडेंट्स को समय ही नहीं मिल पाया कि वो अपने आप को अरेंज कर सके, जिसको जहां जगह मिला वहां जाके बैठ गया रैंडमली, क्लास वहां भी चला। तो आप सबको समझ में आ रहा है? सेम केस तुमको यहां हो रहा है। जब हम इस लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो सॉलिड बन रहा है। अब अगर हम इसको धीरे धीरे कूल करेंगे, मतलब स्टीडी स्टेट से कूलिंग होगा, तो क्या होगा? हर पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो अपने आप को एक डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज करते हुए सॉलिडिफाई करेगा। समझ में आ रहा है बात? और दूसरा, हमने अचानक से कूल कर दिया तो पार्टिकल को जगह नहीं, समय नहीं मिला अरेंज करने का, जिसको जहां जगह मिला वहीं पे कंपाइल करके वो सॉलिडिफाई कर गया। समझ में आ रहा है बात? तो सिस्टमेटिक कूलिंग से जो सॉलिड का फॉर्मेशन होगा, उस सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वो सॉलिड जो अचानक से सडन कूलिंग से बना है, उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। बात सबको क्लियर है? तो मतलब हमारे सॉलिड रेट ऑफ कूलिंग के अनुसार से हमारे सॉलिड दो तरह के हो गए। कौन कौन? एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? तो चलो नेक्स्ट पॉइंट करके अब लिखोगे, इस बात को लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कूलिंग solids are mainly classified into two categories: crystalline solid and amorphous solid। सॉलिड हमारे दो तरह के हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ये लाइन सबको समझ में आ रहा है? एमॉर्फस सॉलिड कौन हो गए? एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेगा? जो अचानक से कूल करने से बना है। समझ में आ रहा है बात? और जो धीरे धीरे कूलिंग से बना है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है। अब डिफरेंस इनमें अगर देखेंगे, इनको हम दोनों, एमॉर्फस सॉलिड कौन है और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हुए लगातार हम लोग दोनों को एक साथ कंपेयर करके समझेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इस पे हेडिंग डाल देंगे डिफरेंस बिटवीन, हम डिफरेंस में ही कंपेयर कर देंगे इनको, या कंपैरिजन बिटवीन ऐसे लिख दो, कंपैरिजन बिटवीन amorphous and crystalline solid। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्या कंपैरिजन है, थोड़ा सा इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड? इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, मतलब दोनों को एक साथ कंपेयर कर लिया जाए तो और ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। तो हेडिंग डाल देंगे कंपैरिजन बिटवीन
amorphous solid and crystalline solid. Comparison between amorphous solid and crystalline solid. एक तरफ लिख दोगे amorphous solid और एक तरफ लिख दोगे crystalline solid, दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए चलते हैं। डिवाइड करके एक साइड लिख दो amorphous solid और एक तरफ लिख दो crystalline solid, फिर हम इनको कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। चलो, तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं amorphous solid और एक तरफ हमने लिख लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड। amorphous solid एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोनों में डिफरेंस तो पहला बात तो तुम समझ चुके। क्या इनके पास क्या हुआ, पार्टिकल्स हैविंग इनसफिशिएंट टाइम, मतलब ये रैंडमली अरेंज हुए हैं, तो इस बात को मेंशन करते हैं पार्टिकल्स having no sufficient time to arrange itself. Particle having no sufficient time to arrange itself. जबकि यहां बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स हैविंग sufficient time to arrange itself. पहला लाइन सबको समझ में आ रहा है, इसके पार्टिकल को समय नहीं मिला वो अपने आप को अरेंज करने का। क्यों? क्योंकि ये रैंडम कूलिंग हुआ है, बिकॉज ऑफ रैंडम कूलिंग। ऐसा क्यों हुआ? तो बिकॉज ऑफ रैंडम कूलिंग, अचानक से कूल करने, रैंडम कूलिंग, अचानक से जो कूलिंग हुआ उस कूलिंग के कारण से ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर गया। जबकि यहां क्या हुआ, ये ऐसा क्या हुआ, बिकॉज ऑफ स्लो एंड स्टेडी कूलिंग, बिकॉज ऑफ स्लो एंड स्टेडी कूलिंग, सिस्टमेटिक कूलिंग के कारण मतलब ये ऐसा इस कारण हो रहा है, सफिशिएंट टाइम इन पार्टिकल को मिल रहा है क्योंकि ये धीरे धीरे कूल हो रहे हैं, और ये रैंडम कूलिंग के कारण से इनके पास पार्टिकल को समय नहीं मिला। तो क्या हुआ ये कि इसके पार्टिकल जैसे तैसे अरेंज हो गए, उनको कोई समय नहीं मिला और वो जैसे तैसे अपने आप को अरेंज कर लिए। जबकि यहां क्या हुआ, पार्टिकल को सफिशिएंट टाइम मिला। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड था, एडी एक कंपाउंड था, एक मॉलिक्यूल था जिसके जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था और ये जा रहा था सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड फॉर्म में जा रहा था तो इसके जो पार्टिकल्स थे, अब जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं, तो इनके जो पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं सिस्टमेटिकली, ये जितने भी पार्टिकल्स तुमको दिख रहे हैं ये अपने आप को अरेंज करने का प्रयास करेंगे। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा, देखो अगर ये एक पैटर्न पे अरेंज हो रहे हैं, हम पहले समझा रहे हैं, तो देखो अगर एक पैटर्न पे ये अरेंज हो रहे हैं तो सारे पार्टिकल जो हमारे हैं, सारे पार्टिकल उसी पैटर्न पे अरेंज होंगे। हमारे कहने का मतलब यही हुआ, पहले हम बनाते फिर तुमको समझाते हैं। पार्टिकल के पास ये जो पार्टिकल अरेंज हो रहे हैं, ये गौर करो। तो देखो तो यहाँ क्या है, मान लो ये पार्टिकल ए को हमने बनाया है ऐसे और बी को हमने बनाया है इससे, बी हमारा जो है वो ये है, समझ में आ रहा बात? तो ए और बी पार्टिकल जो हमारे अरेंज हुए,
तो ए ऐसे अरेंज हुआ और बी यहाँ अरेंज है, तो हर जगह इसका अरेंजमेंट क्या होगा, एक ही तरह का होगा। समझ में आ रहा है? फिर इसके ऊपर हर जगह इसका अरेंजमेंट एक ही तरह से, एक ही पैटर्न पे होता जाएगा। मतलब पार्टिकल को क्या मिला, सफिशिएंट टाइम मिला अपने आप को अरेंज करने का। पहला बात समझ में आ रहा है? मतलब एक डिफिनिट पैटर्न दिख रहा है, ये ऐसे अरेंज है, इसका ये अरेंजमेंट, फिर ये, फिर दूसरा वाला, फिर पहला वाला, ऐसे ये सिस्टमेटिक अरेंज होते हुए जा रहा है, क्योंकि इनके पार्टिकल के पास समय है। जबकि यहां जाओ, यहां पार्टिकल क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे, जिन पार्टिकल को जहां जगह मिला, किसी को कोई ये नहीं है, जो जहां जगह मिला, मान लो ये पार्टिकल को जगह मिला, यही क्लम्प हो गया, ये पार्टिकल यही क्लम्प हो गया। हो सकता है ये जो पार्टिकल्स थे हमारे, ये पार्टिकल इधर अरेंज हो रहे थे, तो ये पार्टिकल्स रहे, इसमें एक दूसरा ये वाला पार्टिकल जाके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ चला गया। तो इस तरह का अरेंजमेंट ये करते हुए मूव करेंगे, यहाँ कोई पैटर्न नहीं होगा। मतलब ये जब सॉलिडिफाई किए, तो सॉलिडिफाई करने में ये सॉलिडिफाई कर रहा है, समझो, ये सॉलिडिफाई कर रहा है और ये सॉलिडिफाई कर रहा है। दोनों में अंतर, दोनों में यही पार्टिकल ए बी है, और वो कूलिंग के कारण से उसका पूरा कहानी गड़बड़ा गया। कहीं पे एक क्लम्प कर गया, कहीं पे केवल बी क्लम्प कर गया, कहीं पे ए और बी कहीं मिक्स होता हुआ चला गया। मतलब यहाँ कोई पैटर्न है नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल को समय ही नहीं मिला कि अपने आप को अरेंज कर सके। अरेंज करता उसके पहले ही उनके स्पेस कम हो गया और वो जहां था वहीं दब के रह गया। समझ में आ रहा बात? अब देखो यहां पे अगर तुम इस बात को अगर गौर करते हो, हुआ क्या इससे वो समझो। इसका मतलब ये है कि इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल के अरेंजमेंट से जब जाएंगे, तो ये इसके पार्टिकल सिस्टमेटिक अरेंज है, मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, फिक्स होगी, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री होगी। समझ में आ रहा है? मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास क्या होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैविंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमारे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री, इनकी जो ज्योमेट्री होगी रेगुलर होगी। जबकि ये जैसे तैसे अरेंज हुए हैं, जिसको जहां जो हो सकता है इसके अंदर कुछ ये पार्टिकल हो, कोई कहीं हो, किसी भी तरह से अरेंज हो, उससे कोई उसका पैटर्न ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड है, यहाँ पे जो हमने बोला एमॉर्फस सॉलिड जो है हैविंग, इनके पास क्या होगा, इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, हैविंग इरेगुलर ज्योमेट्री। इनकी ज्योमेट्री जो होगी इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब कोई फिक्स नहीं है, जैसे तैसे अरेंज हुआ है वो। अच्छा देखो, अगर ऐसा है तो सोचो, तो तुम यहां कट करो, इसको कट करो और इसको कट करो, एक तरह का दिख रहा है कि नहीं? ये कट करो और ये कट करो, क्या आएगा, एक ही तरह। तो जब अरेंजमेंट एक ही तरह का है, तो तुम यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, क्रिस्टलाइन पूरे सॉलिड के अंदर कहीं का भी लोगे, हर जगह पैकिंग का पैटर्न क्या होगा, इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज पैकिंग या लॉन्ग ऑर्डर पैकिंग। समझ में आया बात? क्या बोलते हैं? लॉन्ग ऑर्डर का मतलब दूर दूर तक एक ही तरह का पैकिंग है। जबकि इसमें जाएगा तो क्या होगा, यहां काटेगा कुछ और पैकिंग आएगा, यहां काटेगा कुछ और पैकिंग आएगा, यहां मतलब कोई पैकिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज और शॉर्ट ऑर्डर पैकिंग। क्लियर है? तो एमॉर्फस सॉलिड के पास क्या है, हैविंग शॉर्ट ऑर्डर पैकिंग, शॉर्ट ऑर्डर पैकिंग है। जबकि हम इसकी बात करेंगे तो इनके पास क्या होगा, हैविंग लॉन्ग रेंज या लॉन्ग ऑर्डर पैकिंग, हैविंग लॉन्ग ऑर्डर पैकिंग। इसके लॉन्ग रेंज या लॉन्ग ऑर्डर पैकिंग है, जबकि इसके पास क्या होगा, शॉर्ट ऑर्डर या शॉर्ट रेंज पैकिंग होगा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? पहले इसको लिखेंगे और फिर बात हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो देखो ये बात अब तुमको समझ में आ रहा है, इसके पार्टिकल के पास समय नहीं मिला अरेंज करने का, उसके पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम था कि वो अरेंज कर सका। सुनना गौर से, अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब है कि इसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, जबकि उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, फिक्स हो गई। समझते चलना गौर से, ये इसमें कहीं का भी पैकिंग फिक्स नहीं है,
हर थोड़ी दूर पे पैकिंग चेंज हो रहा है, इस कारण से इसको हम शॉर्ट ऑर्डर पैकिंग बोले, उसको हम बोले लॉन्ग ऑर्डर पैकिंग। क्लियर है? अब अगली बात सुनना। अब अगर तुम सिंपल बात समझो, इसको अगर तुम चाकू से काटेगा इसको और चाकू से उसको काटेगा, मतलब शार्प नाइफ से जब इसको कट किया जाएगा तो उसको कट करोगे तो वहां लेयर कैसा मिलेगा? स्मूथ मिलेगा, क्योंकि पैटर्न तो एक ही में रहेगा हर जगह, तो कहीं भी काटोगे तो स्मूथ दिखेगा। जबकि इसको काटेगा तो कहीं का कुछ और है, कहीं का कुछ और है, तो उसमें मेरे बात समझ आ रहा है? जैसे यहां से तुम अगर काटेगा तो ये आधा ब्लैक वाला ही केवल दिखेगा, यहां से अगर काटेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये ग्रीन वाला ब्लू वाला दिखेगा। अब मान ले तुम इसको ऐसे काटेगा तो क्या दिखेगा? ब्लैक ब्लैक ब्लू, ब्लैक ब्लू कर ब्लैक ऐसे दिखेगा। मतलब जहां भी काटेंगे वो पैटर्न एकदम स्मूथ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इधर काटेगा तो कुछ और दिखेगा, इधर कुछ और, इधर कुछ और दिखेगा। मतलब व्हेन कट विथ शार्प नाइफ, ये क्या देगा? ये रफ लेयर प्रोड्यूस करेगा, और जब उसको तुम कट करेगा तो कैसा लेयर प्रोड्यूस करेगा? स्मूथ लेयर प्रोड्यूस करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं, अगला पॉइंट डिफरेंस में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। पहला व्हेन कट विथ शार्प नाइफ, produces स्मूथ लेयर, और यहां अगर जाएगा तो ये व्हेन कट विथ शार्प नाइफ प्रोड्यूसेस, अरे ये स्मूथ लेयर। इधर हम लोग क्रिस्टलाइन रखे हुए हैं, इधर क्रिस्टलाइन है, इधर एमॉर्फस है। ठीक है, क्लियर है बात सबको? तो इधर कट करने पे ये रफ लेयर देगा और वो हमको देगा क्या? स्मूथ लेयर देगा। ठीक है, अच्छा इन दोनों में अगर तुम थोड़ा सा गौर करो, एक मिनट सुनोगे, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? वो ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा? उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा, मतलब इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगी और हाई होगी। जबकि इसकी बात अगर करोगे तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, सिंपल हीटिंग पे भी ये लिक्विफाई कर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? चलो तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम मेंशन कर सकते हैं, हैविंग नो फिक्स्ड melting point, melting and boiling point on simple heating में लिक्विफाइज, सिंपल हीट करने पे लिक्विफाई कर जाएगा। जबकि हम इसकी बात करेंगे तो हैविंग शार्प मतलब ज्यादा, शार्प मेल्टिंग एंड हैविंग फिक्स एंड शार्प, having fixed and sharp melting and boiling point फिक्स और शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसमें अगर हम लोग गौर करेंगे, दोनों में अगर तुम गौर करोगे तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग मतलब क्या, ये जो हमारे हैं इनका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, सिंपल हीट करने पे लिक्विफाई कर सकते हैं। जबकि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगा। यहां पे अगर तुम
दोनों को कंपेयर करोगे तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करेंगे जिसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एक टर्म आएगा आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक, तो पहले हम इसको मेंशन कर लेते हैं, फिर बताते हैं ये होता क्या है। तो ये जो हमारा है ये एमॉर्फस की बात कर रहा है इधर, तो ये शो करता है शोज आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करेगा जिसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं शोज एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, शोज एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एक टर्म और जो हमने मेल्टिंग पॉइंट से कोरिलेट किया है, तो एक टर्म और समझ सकते हो, याद होगा फ्यूजन, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़े थे फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं, the amount of energy required to convert solid into liquid, इसको हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। समझ में आ रहा बात? जबकि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कन्वर्ट कराने के लिए एनर्जी देना होगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्वाभाविक है उसका क्या होगा? फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होगा ना? क्यों? क्योंकि वो डिफिनिट पैटर्न पे अरेंज है और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, तो एक हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जाके उसको एनर्जी देना होगा, जबकि इसका कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ दो टर्म हम अभी बात करने वाले हैं, ये आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक होता क्या है, हम जस्ट अलग से डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर में, पहले इसको मेंशन कर लेंगे, ये दोनों बात क्या है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा एक टर्म हमने कहा, ये हैविंग नो फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, जबकि इसकी बात करोगे तो इसका क्या होगा? फिक्स्ड, हैविंग फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। इसका हीट ऑफ फ्यूजन जो है फिक्स होगा, फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोल रहे हैं? याद है क्या बोले हम? जब लिक्विड 1 मोल लिक्विड को 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, और उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसी एनर्जी को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये तो सिंपली हीट करने पे लिक्विफाई कर जा रहा है, तो इसका कोई फिक्स होगा हीट ऑफ फ्यूजन? नहीं, जबकि वो उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट तक जाना है, तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का अपना एक फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होगा। क्लियर है बात? ये दो टर्म हम इसके बाद जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। बात इनके कुछ एग्जाम्पल को हम मेंशन कर दें, यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, वुड etc, ये सारे हमारे जो होते हैं ये एमॉर्फस सॉलिड है। जबकि अगर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे, तो ये हम सब की बात कर रहे हैं, ये सब बात डिस्कस करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल पहले हम लोग लिख लें, डिफरेंशिएट कर लें, फिर हम ये डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल को और इलेबोरेट करेंगे। हम पहले कुछ एग्जाम्पल हम मेंशन कर देते हैं, NaCl, KCl, MgSO4, क्वार्ट्ज, हमारा होगा ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब हमारे जो होगा ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं etc। डायमंड, ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये हमारे जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कह रहा है, ये बात सबको क्लियर हो रहा है? अगर तुमसे पूछे कि व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड, तो हम क्या बोले? एमॉर्फस सॉलिड क्या है, तो क्या बोलेंगे? वैसा सॉलिड जिसके पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम नहीं मिला क्योंकि उसको रैंडमली कूल किया गया है, इसके कारण से उसकी ज्योमेट्री इरेगुलर हो गई, इस कारण से उसका
ऑर्डर शॉर्ट रेंज पैकिंग हो गया, उसके कारण से क्या हुआ, उनको कट किए तो रफ लेयर प्रोड्यूस हुआ, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या थी, फिक्स नहीं थी, सिंपल हीट करने पे लिक्विफाई हो रहे थे, इस कारण से इनका कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं था, और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है। और सेम चीज उधर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल के पास सफिशिएंट टाइम था अपने आप को अरेंज करने के लिए, इसके कारण से एक डिफरेंट पैटर्न पे अरेंज हुए, उनकी ज्योमेट्री क्या हो गई, फिक्स हो गई, ज्योमेट्री फिक्स होने के कारण से लॉन्ग रेंज पैकिंग हो गया, लॉन्ग रेंज पैकिंग है, उनको कट करेंगे तो स्मूथ लेयर प्रोड्यूस होगा, फिर उसमें हमारे पास आया क्या, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गई, जिस कारण से इनका हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया, हाई हो गया, और ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो और सारी बातें हम समझ में हमको आ गई है, बस एक टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है, कौन सा, आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। तो ये क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लिख लिया सब लोग, यहां तक लिख लिया तुम लोग, चलो तो पहले इसको लिख लेंगे और तब उसके बाद अलग से हेडिंग डाल दोगे आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, इसको ये क्लोज करेंगे। उसके बाद पहले हम इनकी बात करेंगे, फिर एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं, कुछ एग्जांपल्स को और समझेंगे, लिख देंगे, हेडिंग कर देंगे आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इसके बाद क्वार्ट्ज, QUARTZ, ये क्वार्ट्ज MgSO4, QUARTZ क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, ये डायमंड ETC, ये सारे हैं, ठीक है। चलो तो अब बात हमारे पास आता है, हम थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी एंड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, थोड़ा सा गौर करना और समझना। जैसे इस बात को गौर करो, जितने भी सॉलिड हैं, सॉलिड किस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, तो जनरली सॉलिड के प्रॉपर्टी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो सॉलिड ज्यादातर कंडक्शन शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, नहीं हीट का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं है ना, सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लाइट का कंडक्शन, लाइट को फ्लो करने में मदद करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट या जो रिफ्लेक्शन पड़ते हैं क्या सॉलिड के ऊपर टकराता है तो वो कैसे फ्लो करते हैं उस पर उनकी बातें होती है। तो जब इन प्रॉपर्टीज को थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इन सारी प्रॉपर्टीज, इस तरह के प्रॉपर्टीज जो सॉलिड मेनली शो करते हैं, जब हम इसका मेजरमेंट करते हैं सॉलिड के अंदर, समझ में आ रहा बात, सॉलिड ज्यादातर कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्शन, जो हमने बोला थर्मल कंडक्टिविटी, दो याद रखो ना जनरली ज्यादातर। तो अगर हमने किया क्या, थोड़ा ही समझो, हम किए ये एक सॉलिड ले लिए, ठीक है, और इस सॉलिड के अंदर एक पॉइंट फिक्स कर दिए, ठीक है, और फिक्स करके हम हर डायरेक्शन में मूव किए, समझना थोड़ा गौर से, एक सॉलिड लिए, उस सॉलिड के अंदर एक पॉइंट फिक्स कर दिए और फिक्स करके हर डायरेक्शन में हम मेजरमेंट शुरू किए फिजिकल प्रॉपर्टीज का, जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया। अगर ये मेजरमेंट हर डायरेक्शन में सेम आया, गौर से सुनना इस बात को, हमने क्या बोला, एक सॉलिड ले लिए, उसमें एक पॉइंट फिक्स कर दिए, हर डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करना शुरू किए, किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, इनका मेजरमेंट हम हर डायरेक्शन में शुरू किए। अगर इन मेजरमेंट का, इनका जब मेजरमेंट कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज का, इस फिक्स पॉइंट से हर डायरेक्शन में हमको सेम मिला, समझना गौर से, क्या मिला, तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, याद रहेगा। आइसो मतलब होता है सेम, ट्रोप मतलब होता है प्रॉपर्टिकल फॉर्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आइसो नाम से समझो, आइसो, आइसो मतलब सेम, यहाँ क्या है एनाइसो,
तो ए मतलब होता है नहीं, समझ में आ रहा है बात। तो एनआईसो का मतलब सेम नहीं होगा, दोनों नाम को ऐसे ही समझो, आइसो मतलब सेम, एनआईसो मतलब सेम नहीं। क्लियर है। तो अगर हमने सॉलिड के अंदर एक पॉइंट फिक्स किया, हर डायरेक्शन में मेजरमेंट किया और मेजरमेंट हर डायरेक्शन में सेम आएगा, तो हम कहेंगे कि वो हमारा आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। और अगर हर डायरेक्शन में सेम नहीं आया तो उसको हम बोलेंगे एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। यही बात समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बैक जाओ और इसको समझो, यहां गौर करो। जैसे मान लो यहां पे हम तुमको समझा रहे हैं, देखो ये सेम नहीं को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझना। अगर ये सॉलिड है अपना, हमने यहां पे अगर इस पैटर्न को देखें, ये पैटर्न हमारा है, चलो इधर हम मूव किए, ये अरेंजमेंट, और इसी को अगर हम इस अरेंजमेंट को हम थोड़ा इधर से मूव कर रहे हैं, ये देखो ये पार्टिकल यहाँ का था उधर चला गया, इसका था, मतलब सबके सामने वाले पार्टिकल्स हैं। तो ये पार्टिकल हमारा कहाँ यहाँ है, ये पार्टिकल। तो देखो अब यहां से अगर तुम दोनों का मेजरमेंट थोड़ा समझो, समझ आ रही बात। इधर गए तो कौन मिला, ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक वाला आइटम मिला। थोड़ा इधर जाओ तो क्या मिला, ब्लैक, ब्लू। उसके बाद फिर वहां तुम्हारा इसका वाला बीच वाला, इसके ये वाला यहाँ था, मतलब सिस्टमेटिक, इसको ऐसे करते हैं, उसको अरेंज करके वहीं पे समझाते हैं, गौर करो। चल देखो ये इसको हम ऐसे समझा देते हैं, जो हमने वहां पे बनाया था जस्ट उसी को देखो। अगर ये पार्टिकल्स हमारे हैं, थोड़ा क्लियर समझना इसको, ये पार्टिकल्स हमारे हैं, चलो ये सिस्टमेटिक एक अरेंजमेंट है। इसमें हमने क्या किया, हम सिंपल समझो, हम पहले इधर मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में हम मेजरमेंट कर लें और इस मेजरमेंट को समझते हैं दोनों तरफ से। देखो हमने पहले यहां मेजरमेंट किया, इधर डायरेक्शन हम तुमको समझा रहे हैं, और यही अगर हम इस डायरेक्शन में गए, दोनों को समझना, क्या दोनों डायरेक्शन में सेम पार्टिकल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, दिख रहा है इधर कोई और डिफरेंट पार्टिकल आ रहा है, और इधर, लेकिन वही तुम अगर बात करोगे किस में, एमॉर्फस सॉलिड में, उसमें क्या कोई लेयर वाइज पैकिंग है, जो पार्टिकल जहां मिला वही क्लम्प कर गया। तो क्लम्प कर गया तो वहां कोई पैटर्न ही नहीं है। तो जब कोई पैटर्न ही नहीं है तो एक ही लेयर में अरेंज हुआ है। ये क्या हुआ, पहले एक लेयर बना, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर पांचवा लेयर, ऐसे लेयर वाइज पैकिंग हुआ है। तो लेयर वाइज हम जाएंगे तो हर लेयर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे जो उनका लेयर है, उसमें जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो हर डायरेक्शन में क्या आएगा, इसमें डिफरेंट दिखेगा। लेकिन वहां तो कोई पैकिंग नहीं है, वो एक ही जगह क्लम्प्ड है, समझ में आ रहा है। सारे पार्टिकल एक जगह एक लेयर में है, तो वहां जब कंडक्शन होगा तो वो उसका कंडक्शन थ्रू आउट हर जगह एक ही तरह से, सीधा इधर से गया उधर से साइड हट गया, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इस बात को समझें कि अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, हर डायरेक्शन में सेम आया तो आइसोट्रोपिक, और वो कौन सो करेगा, एमॉर्फस सॉलिड। और अगर हर डायरेक्शन में सेम नहीं आया तो एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, और वो हमारा कौन होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। समझ में आया बात। चलो तो इस बात को मेंशन कर लेंगे, लिखेंगे when we measure some physical properties like thermal conductivity, electrical conductivity, refractive index, etc. from a fixed point in different direction inside the solid, and
एंड के बाद नीचे ए करके लिख देंगे, एंड इफ measurement is same in all direction, called isotropic property, जबकि यही बात कहेंगे इफ मेजरमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। इसका डिफरेंस तुम दिमाग में ऐसे बैठा सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेयर वाइज पैक होता है, तो जब हीट दोगे तो पहला लेयर को पहले मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, तो हर तरफ जहां से हीट शुरू होगा उधर से उधर ज्यादा होगा, जिधर नहीं होगा उधर कम होगा। जबकि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी उसमें एमॉर्फस में तो एक ही जगह क्लम्प हुआ है, तो हीट देंगे तो हर जगह का क्या होगा, कंडक्शन एक ही तरह का होगा, क्योंकि एक ही जगह वो क्लम्प हो गया, कोई लेयर वेयर बनवे नहीं किया है। समझ में आया बात? तो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी उतना भी नहीं, डायरेक्ट दिमाग में बैठा लो कि आइसोट्रोपिक किसका प्रॉपर्टी है, आइसोट्रोपिक एमॉर्फस का है, और एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है। क्लियर है बात? एमॉर्फस सॉलिड एक्चुअल में, थोड़ा एक बात और समझना, एमॉर्फस सॉलिड एक्चुअल में वो सॉलिड है ही नहीं है, वो है क्या, वो एक लिक्विड है जो अचानक से ठंडा करने से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है बात? इस कारण से एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। याद रहेगा बात? क्या बोलते हैं? याद रहेगा? एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों? वो है लिक्विड, लेकिन सुपर कूलिंग, एक्सेसिव कूलिंग के कारण से वो सॉलिड की तरह दिख रहा है। इस कारण से एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो मतलब फॉल्स सॉलिड बोलते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअल सॉलिड है, इस कारण से क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंशिएट जहां किए थे वहां एक लाइन और कहीं पे इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग, या आगे हम लोग इधर ही जोड़ देते हैं, एक पॉइंट इधर ऐड कर देते हैं। कौन सा? कि एमॉर्फस सॉलिड is also called super cooled liquid. Amorphous solid is also called super cooled liquid or pseudo solid, while crystalline solid is called true solid. एक्चुअल में जो सॉलिड है वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहां के आगे हम जो भी बात करेंगे वो सारी बातें किसकी होगी? क्रिस्टलाइन सॉलिड की होगी। हम एमॉर्फस के बारे में डिस्कस करते नहीं नजर आएंगे। क्लियर है? सोचो इसको, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम दिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल को इलेबोरेट कर लो, थोड़ा समझ जाओ। एमॉर्फस के एग्जाम्पल को अगर तुम देखो, ये लाइन पहले लिख लोगे, amorphous solid is also called supercooled liquid or pseudo solid, while crystalline solid is called true solid. ये क्लियर है बात? हमने कहा कि जैसे रबड़ है, तो रबड़ के पास क्या है? स्ट्रेच करने की टेंडेंसी है ना, इलास्टिक टेंडेंसी आ गई। इस कारण से रबड़ हमारा जो है वो सॉलिड
नहीं है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, वो एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है। प्लास्टिक, प्लास्टिक जो पॉलीथीन बोलते हैं, तो पॉलीथीन को तुम गौर करेगा, वो अगर हल्का सा हीट करो तो देखो वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसको कूल करो तो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। इसका मतलब क्या, उसका फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। इसका मतलब है कि वो हमारा क्या है, वो हमारा एमॉर्फस सॉलिड है। समझ में आ रहा है बात सबको? इवन देखो, तो बात आएगा, कहेगा सर तो ग्लास, तो ग्लास तो देखने में भी हार्ड है, नहीं, ग्लास जो है वो हार्ड होता है। तो व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर लिक्विड और एमॉर्फस सॉलिड? क्लियर है? ग्लास को क्यों हम एमॉर्फस सॉलिड की तरह ट्रीट करते हैं? समझ में आ रही बात? व्हाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज एमॉर्फस सॉलिड, समझना इसको। कोई भी अगर सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल के पास फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो जान रहे हैं? अगर किसी के पार्टिकल के पास फ्लो करने की टेंडेंसी हो गई तो वो लिक्विड हो जाएगा या वो गैस हो जाएगा, वो सॉलिड नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बात? वो कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता, ये तो समझ पा रहे। तो जब ग्लास को जब हम लॉन्ग टाइम के लिए डोर्स या विंडो में हम लगा देते हैं, जो घर में हम लोग डोर्स में या विंडो में हम लोग ग्लास यूज करते हैं, या घर में ग्लास का कोई कुछ भी जो भी अरेंजमेंट वाला जितना भी इक्विपमेंट्स है घर में हम लोग जो देखते हैं, जो सजाने उजाने में काम आता है, हमारा आर्टिफिशियल जो भी यूज करते हैं ग्लास का, तो अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं, जैसे ग्लास जब हमने कहा डोर्स या विंडो में ग्लास लगा हुआ है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल के लिए अगर वो छूट जाए, तो होता क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण से, नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, उसके कारण से उसके पार्टिकल्स जो हैं, ऊपर वाले पार्टिकल मूव करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। मतलब नीचे वाला पोर्शन थिक होता चला जाता है और ऊपर वाला पोर्शन थिन होता चला जाता है। इसका एग्जांपल ऐसे सोचो, जब तुम कोई पुराना बिल्डिंग अगर देख लोगे, पुरानी बिल्डिंग कोई देखो, बहुत पुराना बिल्डिंग है, तो उसका देखोगे ग्लास जो होता है ना, ज्यादातर ग्लास फूटा होता है। कहीं नहीं कि ईंटा चला के फोड़ दिए, वो वाला बात कहीं नहीं करेगा तो कि ईंटों से, अरे वो वाला व्यवस्था नहीं। अब मान ले 20 मंजिला मकान है, अब बहुत पुराना है, तो नीचे का तो चल ईंटा मार के 1-2 मंजिल तक फोड़ देगा, अब 20वां मंजिल पे। समझ में आ रहा है? होता क्या है, समझ में आ रही बात? बनबे आइंस्टाइन के छोटका तू लोग, लगले यहाँ से न्यूटन लॉ लगावे, तू प्रोजेक्टाइल मोशन खेलेगा, सुनेगा, बौड़ाएगा नहीं, मार के पता चला कि बॉलवा वहां रह जाएगा, अपने कहीं और फेंका जाएगा लेड़ा, सुनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, होता क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए जब छोड़ दिया गया तो ऊपर से ऊपर वाला पार्टिकल नीचे फ्लो करता गया, नीचे वाला थिक होता गया, ऊपर वाला पोर्शन थिन होता चला जाता है। तो जब ऊपर वाला जब थिन होते होते इतना पतला हो जाएगा कि सिंपल हवा का भी झोंका अगर पड़ेगा तो वो टूट जाता है। समझ आ रहा है? तो ज्यादातर जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, जो टूटी होगी ग्लासेस देखोगे, वो नीचे से नहीं फूटता है, ज्यादातर ऊपर से फूटता है। इसका मतलब एक लाइन में हम समझे तो डोर्स और विंडो में लगे हुए ग्लास जब लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दिए जाते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण से ग्लास के पार्टिकल्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर जाते हैं। तो ग्लास के पार्टिकल के पास फ्लोइंग नेचर हो गया ना, और जिसके पास फ्लोइंग नेचर होगा वो कभी सॉलिड होगा, वो कभी भी सॉलिड हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस कारण से ग्लास को हम एमॉर्फस सॉलिड ट्रीट करते हैं। क्लियर है? तो कोई तुमसे पूछ दे कि व्हाई ग्लास इज ट्रीटेड एज एमॉर्फस सॉलिड, तो क्या बोलेंगे? सीधा बोलेंगे ड्यू टू फ्लोइंग, एक लाइन में बोलना हो तो ड्यू टू फ्लोइंग टेंडेंसी ऑफ ग्लास पार्टिकल्स, ग्लासेस आर कंसिडर्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। अब फ्लोइंग टेंडेंसी को एक्सप्लेन करना है तब कहो कि हाँ विंडो या इसमें छोड़ देते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण से उसके पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है सबको? अब इस बात को थोड़ा सा और गौर करोगे, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हमने अभी डिफरेंशिएट किया, अगर हम तुमको कह दें कि एक
एमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ यू कैन कन्वर्ट एमोर्फस सॉलिड इनटू क्रिस्टलाइन सॉलिड? ये सब एनसीईआरटी का लाइन बोल रहा है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हाउ क्वार्ट्ज इज कन्वर्ट, अंडर व्हाट कंडीशन क्वार्ट्ज इज कन्वर्टेड इनटू सिल्क, मतलब वो उसको क्रिस्टलाइन सिलिका में उसको कन्वर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वहां पे तुमको वहां मेंशन रहेगा कि हाउ एमोर्फस सिलिका इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन सिलिका, एमोर्फस क्वार्ट्ज इज कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज कैसे? तो ये सिंपल बात है। अरे एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे कन्वर्ट करेगा? पहले उसको गरमा देगा तो क्या हो गया, पार्टिकल दूर चला गया। अब क्या करेगा, उसको धीरे धीरे ठंडा करेगा, पार्टिकल के बाद सफिशिएंट टाइम मिल गया, क्रिस्टलाइन हो गया। कोई पूछ दे कि क्रिस्टलाइन को कैसे एमोर्फस कन्वर्ट करेगा, तो क्या करेगा, कहेंगे पहले उसको हीट कर देंगे बाय प्रोवाइडिंग, भारी भरकम वर्ड बोलना हो तो कहेगा बाय प्रोवाइडिंग हीट ऑफ फ्यूजन, है ही नहीं, है हो लेड़ा कहेगा तो वो करता है सब। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड देन सडन कूलिंग, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एमोर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक बातें समझ में आ रही है, क्लियर है बात सबको? तो हम एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में अंतर समझ पा रहे हैं। जैसे सिलिका ही बोले हम, सिलिका दो फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, एक एमोर्फस सिलिका और एक क्रिस्टलाइन सिलिका। क्रिस्टलाइन सिलिका को क्वार्ट्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज। समझ में आ रही बात, सुनना गौर से। एमोर्फस सिलिका एंड क्वार्ट्ज। एमोर्फस सिलिका क्वार्ट्ज जनरली घड़ी में भी देखे लिखा रहता है क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज एक्चुअली वो ब्रांड को बना दिया होगा, अपन नाम लिख दिया होगा, लेकिन एक्चुअल में क्वार्ट्ज क्यों यूज करते, तो क्वार्ट्ज क्या है, सिलिका का ही बना हुआ है, सिलिका का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जब सिलिकेट आयन को जब हम कूल कर रहे होते हैं तो वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना के क्रिस्टलाइन फॉर्म में जब जाएगा तो वो बनाएगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1600 डिग्री सी के आसपास, 14 to 1600 के बीच में चला जाता है, और वही उसको जब अचानक से तुम ठंडा कर देगा, दोनों बात समझ आ रहा है, उसका पार्टिकल सिलिका है, समझना गौर से, एक एमोर्फस सिलिका और एक क्रिस्टलाइन सिलिका, उसका जो पार्टिकल है वो सिलिका है, ठीक है। तो हम सिलिका को अचानक से ठंडा जब करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो पाउडर में कन्वर्ट हुआ तो वो तो सॉलिड ना हुआ, समझ आ रही बात, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, जिसमें जो सिलिका आयन था वो लीनियरली कंबाइन करके पॉलीमेरिक चेन बना के वो व्हाइट ग्रेनुलर पाउडर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो एमोर्फस सिलिका है, जिसका यूज हम फोटोवोल्टेइक सेल में करते हैं। ये सब बातें हम नहीं लिखा रहे, हम खाली समझा दे रहे हैं कि तुमको हल्का आइडिया रहे। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है? फोटोवोल्टेइक सेल समझ रहा है? नहीं सर, वेरी गुड। तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, वोल्टेइक सेल मतलब जो बैटरी हो गया, तो लाइट से बैटरी जो काम करता है, सोलर वाला बैटरी, उसमें हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल में यही यूज करते हैं। देखता है ना कि 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री पे भी चार्ज हो जाता है, जो बैटरी यूज किया जाता है सोलर पैनल, तो उसमें एमोर्फस सिलिका का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम टेम्परेचर भी रहेगा तो वो टूट जाएगा, लिक्विफाई कर देगा, फ्लूइडिटी आ जाएगी और करंट का फ्लो आसानी से कर पाएगा। समझ में आ रही बात? जबकि जितने भी छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, जितना तुम यूज करेगा, जैसे घड़ी में जो पार्ट, सोचो इतना छोटा सा घड़ी है और उसका पार्ट कितना छोटा छोटा होता है। मोबाइल में तुम यूज करता है, देखता है मोबाइल में मदरबोर्ड होता है, सब जो खराब मोबाइल पे सब डिस्कवरी कैले होगा, कहियो ना कहियो तोड़ले होगा, नहीं होता है। जब मोबाइल खराब हो जाए और दुकान पे जब जाते हो दिखाने और दुकान वाले बोलता है कि यही नहीं चलेगा, ये डेड हो गया है, तो थोड़ा अंदर से मन में प्रफुल्लित होता है ना, अंदर से खुशी आता है, आज चल एकरा अपने खोलबो भाई, आज ही तो मोबाइल रहेगा, नहीं तो हम रहेंगे, आज बनाइए के छोड़ेंगे। अब ओकरा खोलेगा, ओकर पांच छटका के 2 मिनट के बाद कंफ्यूज हो जाएगी, कौन कहां से खुला था, उठा के ले जाकर फेंक देगा। हाँ, तो जनरली उसका मदरबोर्ड देखेगा, ग्रीन कलर का एक देखता होगा,
और उसमें देखेगा पीछे बहुत पतला पतला नेटवर्किंग होता है, देखोगे तो वो जो नेटवर्किंग है सोचो कितना पतला फाइन है। अगर वहां पे मेल्टिंग पॉइंट, कम मेल्टिंग पॉइंट वाला सब्सटेंस होगा तो क्या होगा, वो थोड़ी देर में पूरा शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। हाई टेम्परेचर तक मतलब परसिस्ट कर सके वैसे सब्सटेंस को वहां डालते हैं, मतलब वो क्रिस्टलाइन सिलिका होता है, वो क्वार्ट्ज होते हैं जनरली। समझ में आ रहा बात, समझ में आ रही बात। तो छोटे पार्ट्स को यूज करते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट तक परसिस्ट करे, वो हो गया। और वोल्टेज सेल में जल्दी चाहिए तो उसके लिए हम एमॉर्फस सिलिका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने बस एक आइडिया दिया कि हर सब्सटेंस नीड के अनुसार से एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, रेट ऑफ कूलिंग के अनुसार से। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया बात ये। अब चलेगा, अब बात हमारे पास आता है, सनकबे तू कहां चले, कहां जाना है तोरा, ज्यादा नहीं सनकेगा, कुकुर सनक जाता है तो उसको गोली मार दिया जाता है, पता है ना। धोनी के तो गोलियों नहीं मार सकते हैं, हम ही फंस जाएंगे, है ना। इसमें टेंशन हम नहीं लेते हैं, सुनेगा। अब जो बात आता है सुनोगे, अब ये जो सॉलिड्स हैं मेनली हमारा अब फोकस है, हम केवल और केवल हम इंटरेस्टेड है किसके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। हम जो भी पढ़ेंगे अब किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। हम एमॉर्फस सॉलिड के बारे में यहां से जिक्र नहीं करते, यहां से वो अलग करते। और मेन सॉलिड क्योंकि हमारा कौन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हम इसके बारे में ही जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा गौर से सुनना। सब क्रिस्टलाइन सॉलिड बना, पार्टिकल को सफिशिएंट टाइम मिला, पार्टिकल नजदीक आया, पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा और वो सॉलिडिफाई कर गया। अब प्रश्न ये है कि उन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स का नेचर अगर डिफरेंट हो गया तो फिर हमारा सॉलिड अलग अलग तरह का होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that exists between the molecules, crystalline solids are broadly classified into 4 categories. पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम 4 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। बात सबको समझ में आ रहा है, किसके अनुसार से, उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्ड लग रहा है, अट्रैक्शन उनके बीच में कौन सा है, समझ में आ रहा है बात। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हेडिंग डालेंगे काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड on the basis of different kind of force of attraction that exists between solid particles. Crystalline solid are of 4 kind. Crystalline solid are of 4 kind. 4 तरह के होंगे। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा मेटेलिक सॉलिड और चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड on the basis of different kind of force of attraction that exist between the solid particles.
सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उसके अनुसार से हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होने वाले हैं, आयनिक, कोवैलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, लिख लिए सब। अब सुनना सब गौर से। अब ये जो अब सिंपल बात समझने वाली है, आयनिक सॉलिड नाम ही बता रहा है। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हुए हैं, और केमिकल बॉन्ड्स हमारे जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स वो मेनली हम लोग याद होगा डिवाइड करते हैं दो भाग में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तीन तरह का होता है, कौन कौन? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 11th में पढ़े हो, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज के डेट में स्पेशल काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है। तो दो तरह का हो गया, कौन कौन? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और दूसरा आया हमारा वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड दोनों में अंतर क्या था? तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं वो एटम्स के बीच में लगते हैं, इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट के कारण से बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से बॉन्ड बनता है। क्लियर है? जब दो एटम के बीच में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे तो वो हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जबकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स वो हमारा होता है वैन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। तीन तरह का होता है। उन बातों का डिस्कशन जितना जरूरत होगा, जितना काम का चीज है उतना हम बता देंगे, जिससे तुमको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा? एक बार फिर रिकॉल कर दे। केमिकल बॉन्ड जो हमारे हैं वो दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तीन तरह का, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्पेशल काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ वो दो ही तरह का हो गया, कौन कौन? आयनिक और कोवैलेंट। क्लियर है बात? समझ में आई बात? आयनिक बॉन्ड से जो सॉलिड बना उसको बोलेंगे आयनिक सॉलिड। कोवैलेंट बॉन्ड से जो सॉलिड बनेगा वो हमारा कोवैलेंट सॉलिड। सिंपल सिंपल बात समझो, अभी फिर हम क्लियरिफाई कर रहे हैं। अब दूसरा बॉन्ड हमने बोला कौन सा? वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। और मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी होगा, हम लोग पढ़े हुए हैं और तुम लोग भी आशा करते पढ़वे किया होगा सब, ये कोवैलेंट हमारा जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलैरिटी होता है और पोलैरिटी के कारण से चार्ज का डेवलपमेंट होता है उसके ऊपर। और उस चार्ज के कारण से अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो तीन तरह के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स और तीसरा होता है लंदन फोर्स। तो स्वाभाविक है इन तीनों फोर्स से जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड हमारा कौन होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। अब सोचो एक मिनट गौर से, अब यहां हमारा वीक बॉन्ड कितने तरह का है? तीन तरह का। तो यहां पे भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी चांसेस तीन तरह का होगा, क्योंकि यहां फोर्स डिफर कर रहा है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह के होंगे। एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जो बनेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिस्टल। वैन डर वाल्स फोर्स से जो बनता है उसको बोलते हैं पोलर सॉलिड। और जो लंदन फोर्स से बनेगा उसको हम बोलेंगे नॉन पोलर सॉलिड। समझ में आ रहा है बात सबको? हम वन बाय वन क्लियरिफाई कर रहे हैं, हर बात को हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले समझा दिए हैं कि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुमको। क्लियर है? क्या क्या? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेनली दो, कौन कौन? आयनिक और कोवैलेंट। आयनिक से जो सॉलिड बनेगा वो आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट से जो बनेगा वो कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है? अब आया वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उससे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, तो उससे जो सॉलिड बना वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। क्लियर है? अब वो तीन तरह का होगा, उसकी बात हम करेंगे। एक बचा कौन सा? मेटेलिक सॉलिड। तो जो मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, और उससे जो सॉलिड बनेगा उसको हम बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। क्लियर है? तो चार तरह के सॉलिड्स हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा है? चलो तो वन बाय वन हम सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे आयनिक सॉलिड। ठीक है?
चलो हेडिंग डाल देंगे हम लोग आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। नाम ही बता रहा है आयनिक सॉलिड, तो ये सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो पार्ट ड्यू टू किसके कारण से? आयनिक बॉन्ड के कारण से। ठीक है, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that exist between the solid particles is ionic or electrovalent bond, ionic or electrovalent bond, electrovalent bond, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे यहाँ आयनिक सॉलिड में, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कटायंस एंड एनायंस होंगे। यहाँ पे इन आयनिक सॉलिड हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स आर कटायन एंड एनायंस, कटायन एंड एनायंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। क्लियर है? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, जानते हैं। तो उतना नहीं समझना है, डायरेक्ट समझना है। अगर ये कटायन है, समझो एक कटायन है और दूसरा हमारा क्या है? एनायन है। तो चार्ज, ये कटायन हो गया, ये एनायन हो गया। पॉजिटिव चार्ज कटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन। तो कटायन और एनायन अगर ये चार्ज कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ये अपने हो गए कौन से? ये कटायंस हो गए, ये कटायन हो गया, और ये हमारे जो होगा ये एनायन हो गए। और कटायन और एनायन के बीच में कौन सा चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ जो फोर्स लगता है वो कौन सा है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमारा कौन है? ये आयनिक बॉन्ड है। तो सिंपल समझना है कि दो, एक कटायन और एक एनायन, कटायन और एनायन। और कटायन कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो कटायन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? मेटल। और इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है? इलेक्ट्रॉन लेता कौन है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल में जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। सिंपल बात है, एक बार फिर रिपीट कर दे। इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ता है? मेटल। तो मेटल हमेशा क्या बनाएगा? कटायन। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। तो नॉन मेटल हमेशा क्या बनाएगा? तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। और उस कारण से मेटल और नॉन मेटल से बनने वाला जो सॉलिड होगा वो आयनिक सॉलिड होगा। सिंपल सा बात है। तो यहाँ जो सॉलिड हमारे होंगे, एग्जांपल जैसे हमारा NaCl हो गया, KCl हो गया, LiF हो गया, ये हमारे जो हो गए BaSO4 हो गया, यहाँ पे MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया। जितने भी ये तुमको दिख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या है? ये हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं। क्लियर है? क्योंकि एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। क्लियर है बात? अब आयनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को देखो। मतलब एक सिंपल दिमाग में रखो ना कि मेटल और नॉन मेटल जब मिलेंगे तो वो जब भी सॉलिड का फॉर्मेशन करेंगे वो मतलब वो कटायन हो गया। ऐसे सोचो, वो कटायनिक पार्ट हो गया और एक एनायनिक पार्ट हो गया। उनसे जो सॉलिड बनेगा वो हमारे सॉलिड आयनिक सॉलिड होंगे। ठीक है, अब सोचो इसमें थोड़ा सा, इसमें इनका प्रॉपर्टी अगर तुम देखोगे तो इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? आयनिक सॉलिड्स जो हमारे होते हैं ये, क्योंकि आयनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बंधा हुआ है। तो एक बात समझने की आवश्यकता है कि करंट का फ्लो, कहीं भी करंट का फ्लो दो कारण से होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से या तो आयंस के कारण से। ठीक है, मतलब किसी भी जगह पे करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो करंट का फ्लो दो कारण से होगा, आइदर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू फ्री आयंस। क्लियर है?
अब जब ये तुम बात कर रहे हो यहां, ये छोड़ दिया है, ये ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहां बचा हुआ है नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और इसने उस इलेक्ट्रॉन को ले रखा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बचा यहां नहीं, तो बचा कौन, आयंस। अब ये जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो ये बंधा हुआ रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो ये बंधा हुआ रहेगा, तो बंधा हुआ रहेगा तो आयन मूव करेगा, तो आयन फ्री है नहीं। इसका मतलब है कि आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में हमेशा क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ में आ रहा बात, क्या होते हैं, बैड। लेकिन अगर यही जब उनको हम मोल्टेन स्टेट में ले गए, फ्यूज स्टेट, उसको मेल्ट करा दिए, तब क्या हुआ, आयन फ्री हो गया, और उस समय वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। समझ में आ रही बात। तो चलो इस बात को हम मेंशन कर देते, एक बात और इसको मेंशन कर लेंगे कि ionic solids are good conductor of electricity, good conductor of electricity in fused state, good conductor of electricity in fused or molten state, while in solid state bad conductor, while in सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बैड कंडक्टर होंगे। ठीक है, ये हार्ड होंगे और मेल्टिंग पॉइंट इनकी क्या होगी, हाई होगी। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये बेसिकली हार्ड होंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस कारण से ये हमारे ब्रिटल भी होंगे, टूट जाएंगे, इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं कि उनको अगर हैमर करोगे तो उनके पास स्ट्रेन करने की क्षमता नहीं होगी, वो इंस्टेंटली ब्रेक होकर टूट जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को मेंशन कर लेंगे। एक और पॉइंट, पहले इसको लिख लोगे, इस लाइन को लिख लो पहले। आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड और मोल्टेन स्टेट, व्हाइल इन सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज मतलब वो टूट के, वो फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है, फ्यूज का मतलब वो लिक्विफाई कर गया है। फ्यूज और मोल्टेन स्टेट, व्हाइल इन सॉलिड स्टेट बैड कंडक्टर। ये तो बात समझ में आ गया। एक लाइन और हमने जो बोला, अभी इस बात को ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या कि ये जो हमारे हैं, ये आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल and having high melting point, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, वो हाई होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। जबकि अगर यही बात तुम करोगे, दूसरा कौन सा सॉलिड है हमारा, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। तो कोवैलेंट सॉलिड किसको हम बोलेंगे, तो सिंपल समझो, कोवैलेंट सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा कौन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। मतलब वो किसके कारण से बनेगा, शेयरिंग के कारण से, किसके कारण से, शेयरिंग से। तो इसमें इस बात को लिख लेंगे, कोवैलेंट सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग, बॉन्ड यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, और ये सॉलिड जो हमारा होगा वो कोवैलेंट सॉलिड होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
in this kind of solid is covalent bond formed due to sharing of electron between solid particles. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स। यहां जो हमारे सॉलिड पार्टिकल होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स इन केस ऑफ कोवैलेंट सॉलिड, इज ये जो हमारे जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो कौन होंगे यार? नॉन मेटल्स। वो बेसिकली कौन होंगे? नॉन मेटल्स होंगे, तभी वो शेयरिंग के कारण से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग होगा और शेयरिंग के कारण से ये हमारे जो होंगे वो एक दूसरे से जुड़ के सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाले हैं। स्वाभाविक है जब शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड है, और कोवैलेंट बॉन्ड से जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड हमारा कोवैलेंट सॉलिड है। इसमें ये हमारे एग्जांपल, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल्स में जाओ तो कौन हो गया? क्वार्ट्ज हो गया। ये हमारे जो हम लोग यूज करते हैं, हमारा सिंपल जो हमारा कौन हो गया? ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट किसका बना है? कार्बन का। तो ढेर सारे कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कार्बन कौन है? नॉन मेटल। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। डायमंड हो गया। डायमंड किसका बना है? कार्बन का। कार्बोरेंडम SiC जिसको बोलते हैं सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, तो सिलिकॉन कार्बाइड में देख लो Si सिलिकॉन भी हो गया हमारा और कार्बन भी हो गया। इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो इसके एग्जांपल की बात कर लो तो शेयरिंग से बन रहा है, सिंपल जानते ही है। एग्जांपल इसका हमारा जो हो गया, जैसे हमने कहा क्या? क्वार्ट्ज हो गया। क्वार्ट्ज ये हमारे कौन हो गए? हमने बोला ग्रेफाइट हो गए। ये हमारे कौन हो गए? डायमंड हो गए। ये हमारे SiC सिलिकॉन कार्बाइड हो गए। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम ये हो गए। मतलब जितने भी ये सब ये हमारे दिख रहे हैं जो न केवल नॉन मेटल्स खुद से जुड़ के अगर सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे? कोवैलेंट सॉलिड होंगे। स्वाभाविक है। अब सोचो यहां कोई नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसा ही कम इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री रहने वाला नहीं। और दूसरा ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ये तो शेयरिंग से बने हैं, तो इनके पास आयन भी फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या हो गए? कोवैलेंट सॉलिड्स मेनली क्या होंगे? इंसुलेटर होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ को छोड़ के, जैसे ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो ये बात हम लोग आगे जब ऑर्गेनिक का पार्ट शुरू होगा तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लिख सकते हैं ये क्या होंगे? तो मेनली कोवैलेंट सॉलिड्स आर बैड, कोवैलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज होगा, ये सबसे हार्ड होते हैं, मतलब इनकी बात करोगे इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ये हार्डेस्ट होंगे और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका। क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क इतने बंधे होंगे। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? वो नॉन डायरेक्शनल होता है और कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तो डायरेक्शनल बॉन्ड का जो जुड़ने की क्षमता होती है वो ज्यादा ऑर्डर्ड फॉर्म में जुड़े होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को भी मेंशन कर लेंगे। हार्डेस्ट होंगे, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होगी वो ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो ये हमारे जो कोवैलेंट सॉलिड है, ये दो बातें समझ में आ रही है। आयनिक सॉलिड क्लियर हो गया, कोवैलेंट सॉलिड क्लियर हो गया। कोवैलेंट सॉलिड बेसिकली कौन होंगे? तो नॉन मेटल्स के थ्रू बनेंगे।
कोवैलेंट बॉन्ड के कारण से बनेंगे। ये तो बात सबको क्लियर हो रहा है। तो चलो आज हम लोग इतना ही की बात करेंगे। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड, और उसके बाद हमारा कौन होगा मोलिकुलर सॉलिड, उसको क्लियर करके और तब हम लोग शुरू करेंगे आगे जो मेन पार्ट होगा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, मतलब स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस या स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इसकी बात करेंगे। क्लियर है? चलो तो अगले क्लास में फिर इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग।